अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम एक बेस्ट एग्रीगेट प्लान एवलुएट करके निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं। जब सीज़नल पैटर्न पे ख़ास तौर पे डिमांड जा रही होती है, तो हम कहते हैं कि भई एक तो तरीक़ेकार ये है कि लेवल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं या चेज़ करते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं या ओवरटाइम करवाते हैं या पार्ट टाइम वर्कर्स को बुलवाते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी जो कि एक ज़िगज़ैग या चेंजिंग पैटर्न डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक ऑपरेशन मैनेजर इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन फिर मैंने ये आपको एक बात बताई थी कि हर ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट एक एक्सेस कॉस्ट फैक्टर होता है जो कि कॉस्ट को कहीं न कहीं इंक्रीज़ कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं आधी प्रोडक्शन खुद करूँगा, आधी आउटसोर्स करूँगा, तो आउटसोर्स करने की भी तो कॉस्ट है, क्योंकि आउटसोर्स करने वाला फ्री में थोड़ी बना कर देगा आपको, वो भी तो अपना प्रॉफ़िट रखेगा ना बीच में, तो उसकी कॉस्ट बढ़ाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी हम एक काम करेंगे, सारी प्रोडक्शन खुद करेंगे, कांस्टेंट वर्कफोर्स के साथ चलेंगे, लेवल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कुछ एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, डिमांड कम होगी, इन्वेंटरी वेयरहाउस के अंदर होल्ड होगी, जिसकी वजह से होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। तो ये भी एक एक्सेस कॉस्ट फैक्टर है। अगर आप ये कहते हैं कि जी हम तो ये काम करते हैं कि हम चेज़ स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी प्रोडक्शन करेंगे, तो जब प्रोडक्शन को कम करेंगे तो ले ऑफ की कॉस्ट बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन को बढ़ाएँगे तो हायरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। तो लेबर को जब एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट की कॉस्ट है जिसको हम हायरिंग एंड ले ऑफ की कॉस्ट कहते हैं। तो हर अल्टरनेटिव के अगेंस्ट एक एक्सेस कॉस्ट फैक्टर है। तो अब फिर आप लोगों के ज़हन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर जी आपने हर चीज़ के फ़ायदे भी बता दिए, हर चीज़ के नुकसानात भी बता दिए, अब करें क्या? तो किस तरीके से हम एक बेस्ट प्लान को एवलुएट करें कि भाई कौन-सी चीज़ बेनिफिशियल है? अगर एक चीज़ को कहते हैं कि भाई ये अच्छा है, तो उसका नुकसान भी नज़र आ रहा है, दूसरी चीज़ को कहते हैं कि भाई ये अच्छा है, तो उसका नुकसान भी नज़र आ रहा है। तो मेरा एक रवायती जुमला है कि जहाँ पे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना, वहाँ पर फिर एनालिटिकल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। जहाँ पे भी एनालिटिकल यानी कि हम फिर एवलुएट करते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उसका बेनिफिट और कॉस्ट निकालेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो उसका बेनिफिट कॉस्ट निकालेंगे। जिसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा। तो यही कुछ काम आज हम सीखने जा रहे हैं कि आज ये काम होगा कैसे, ठीक है ना? तो एक सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे और उस सिचुएशन के बाद जो है हम उसकी कैलकुलेशन करके बाकायदा प्लान की कॉस्ट निकालेंगे और कॉस्ट निकालने के बाद हम इस बात की एवल्यूशन करेंगे कि इस वक़्त ये प्लान जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है जी? तो चलिए आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक हमारे पास बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड समझ लें इसको आप। वैसे तो ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है, लेकिन इसको आप व्हाइट बोर्ड कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ ऐसे है कि एक Algeria, Mexico manufacturer of roofing supplies have developed monthly forecast for a family of product. ये एक मैन्युफैक्चरर है, इसने मंथली फोरकास्ट की है फैमिली ऑफ प्रोडक्ट की। फैमिली ऑफ प्रोडक्ट का ज़िक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्रीगेट प्लान है। मैंने आपको पहले बार लेक्चर में बताया था एग्रीगेट प्लान के कि हमेशा एग्रीगेट प्लान प्रोडक्ट फैमिली का बनता है, वेरिएंट्स का मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनेगा, आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डेटा फॉर द 6 मंथ पीरियड जनवरी टू जून आर प्रेजेंटेड इन टेबल 13.2। ये 13.2 टेबल नीचे बना हुआ है, ठीक है ना? इसके अंदर 6 मंथ्स की जो है वो आपको फोरकास्टेड डिमांड नज़र आ रही है। द फर्म वुड लाइक टू डेवलप एन एग्रीगेट प्लान। तो फर्म जो है वो क्या बनाना चाह रही है जी? एक एग्रीगेट प्लान बनाना चाह रही है। अच्छा जी, डेटा कैसे दिया हुआ है? 6 मंथ्स का प्लान है जी, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जून तक दिया हुआ है। हर महीने की डिमांड हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर और हर मंथ के अगेंस्ट उसके प्रोडक्शन डेज़ गिवन है। यानी कि अगर जनवरी के अंदर जितने भी डेज़ होते हैं, 30 होते हैं या 31 होते हैं, 30-31 दिन काम नहीं होगा, प्रोडक्ट काम होगा 22 दिन। यानी कि जनवरी के दिन आपके पास 22 वर्किंग डेज़ हैं। फरवरी के अंदर अगर 28 दिन होते हैं, तो 28 दिन काम नहीं होगा, काम कितने दिन होगा जी? 18 दिन होगा, ठीक है ना? और मार्च के अंदर इसी तरीके से। तो टोटल डिमांड कितनी है जी हमारे पास? ये लास्ट कॉलम जो है ये टोटल का है।
तो ये टोटल डिमांड जो है ये हमारे पास 6200 है और टोटल प्रोडक्शन डेज कितने हैं जी 124। चलिए डेज डिमांड पर डे ये अक्सर आपको गिवन नहीं होती, ये अक्सर आपको खुद कैलकुलेट करनी होती है। अगर जनवरी के महीने में 900 की डिमांड है और प्रोडक्शन डेज 22 है तो 900 को अगर 22 से डिवाइड कर दिया जाए तो पर डे डिमांड आएगी 41, यानी कि जनवरी के महीने में आपको हर दिन 41 यूनिट्स बनाने हैं। इसी तरीके से फरवरी की टोटल डिमांड 700 है और डेज 18 है तो 700 को 18 से डिवाइड कर दिया जाए तो 39 आंसर आएगा। इनको राउंड अप किया हुआ वैल्यूज को, ये हो सकता है थंब पानी में आ रही हो, ठीक है ना, तो इनको राउंड किया हुआ है, ठीक है जी। तो और ये तो है डिमांड डेटा और प्रोडक्शन डेज, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा चलिए कॉस्ट और क्या क्या ऑल्टरनेटिव हम अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोडक्शन प्लान को बनाने के लिए। वो ये कह रहा है कि अगर आप इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं इस प्लान के अंदर तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट अप्लाई होगी $5 पर यूनिट पर ईयर, ठीक है ना। तो अगर होल्ड करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट गिवन है। अगर आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर करेंगे तो 1 यूनिट अप्लाई होगा, 1 यूनिट आपको आपका सप्लायर बना के देगा $20 का। अच्छा जी एवरेज पे रेट दे रहा है वो हमें कि 10 पर आवर। अगर आप खुद बनाते हैं तो आपको अपनी लेबर को $10 पर आवर पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये और 80 पर डे यानी कि 10 एक घंटे का और 80 एक दिन का। इसका मतलब है एक दिन के अंदर एक वर्कर 8 घंटे की ड्यूटी करता है, ठीक है जी। इसके बाद बात हो रही है लेबर आवर टू प्रोड्यूस अ यूनिट। लेबर आवर टू प्रोड्यूस अ यूनिट का मतलब ये है कि आप एक यूनिट आपका 1.6 लेबर आवर मांगता है बनने के लिए। यानी कि एक लेबर अगर 1.6 आवर्स तक लगातार काम करता रहेगा तो आपका एक यूनिट प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। तो ये भी उसके डेटा में बता दिया मैं। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग, अगर आप कॉस्ट ऑफ इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं, जनवरी से फरवरी में जा रहे हैं प्रोडक्शन रेट बढ़ाएंगे तो जितने यूनिट बनाएंगे पर यूनिट 300 की एक्सेस कॉस्ट लगेगी। और अगर आप डिक्रीज करते हैं तो 600 पर यूनिट की एक्सेस कॉस्ट लगेगी, ठीक है ना। तो ये है कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये डेटा है हमारे पास, हमें प्रोडक्शन प्लान बनाना है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू डेटा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टेंट वर्कफोर्स बनाएं। तो पहला प्लान, थ्री डिफरेंट प्लान बनाएंगे हम यहाँ पर। ये अगले पेज से मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास है प्लान 1, कांस्टेंट वर्कफोर्स। कांस्टेंट वर्कफोर्स रहेगी, इसका मतलब है आप प्रोडक्शन लेवल सेम रखेंगे तो प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब है इसको हम लेवल स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। लेवल स्ट्रेटजी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। तो प्लान 1 ये है कि भाई हम लेवल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे। अगर लेवल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर पहले स्टेप ये होगा कि हम निकालेंगे पर डे कंप्यूटेशन फॉर पर डे डिमांड, कंप्यूटेशन फॉर पर डे डिमांड, डी, ठीक है। डी इज इक्वल टू, या इसको यहीं पे लेते हैं, डी इज इक्वल टू टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, टोटल डिमांड, ठीक है ना। डी इज इक्वल टू टोटल डिमांड कितनी थी ऊपर डेटा में 6200 थी, तो दोबारा ऊपर जाके देख लेते हैं ये टोटल डिमांड कितनी थी 6200 और टोटल प्रोडक्शन डेज कितने थे 124। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे 124 से। तो ये आंसर ये हमारे पास आ रहा है 50 यूनिट्स पर डे। अब प्लान 1 के अंदर हमने करना क्या है कि हमने डिमांड को नहीं देखना कि कितनी है, हमने
स्ट्रेटजी हमारी ये है कि हम रोज़ाना 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हमारी एवरेज डिमांड कितनी है पर डे की? 50 यूनिट्स है। भाई टोटल डिमांड कितनी है? 6200 की, और पर डे डिमांड कितनी है? 50 यूनिट्स की। तो हमारे पास एवरेज डिमांड 50 है, तो हम रोज़ाना के रोज़ाना कितने यूनिट बनाएँगे? 50 बनाएँगे, ठीक है ना? अब देखते हैं कि हमें अब इसके अगेंस्ट कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या स्टेप करने पड़ेंगे। तो हमें बनाने हैं यहाँ पे 6 कॉलम बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। पहली हेडिंग डालेंगे जी हम मंथ की, दूसरी डालेंगे हम प्रोडक्शन डेज की, तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रोडक्शन एट 50 यूनिट्स पर डे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डिमांड फोरकास्ट की, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डिमांड फोरकास्ट, ठीक है जी। इसके बाद आ गया चेंज इन इन्वेंट्री। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और, या लास्ट कॉलम बनेगा एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी, क्वेश्चन के ऊपर दोबारा जाते हैं, तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि भाई डिमांड इतनी है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी है। इसने कहीं भी हमसे ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि जब हम प्लान का आगाज कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है और कोई डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री भी नहीं है। तो हमें जो है स्टार्टिंग इन्वेंट्री भी ज़ीरो है और एंडिंग भी ज़ीरो ही रखेंगे हम, क्योंकि कोई हम सेफ्टी स्टॉक नहीं बना रहे, सेफ्टी स्टॉक का कहीं ज़िक्र भी नहीं है। तो हमने ये चीज़ भी देखनी है कि अगर कहीं वो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा होता तो हमें उसको एडजस्ट करना होता, ठीक है जी। तो मंथ का डेटा तो ऊपर से उठा लेते हैं, ये 6 मंथ्स थे हमारे पास, डेटा में से उठा लेते हैं, ठीक है ना? तो ये 6 मंथ्स थे, तो जो चीज़ें डेटा में गिवन है वो ऊपर डेटा में से उठा लेते हैं हम, ठीक है नहीं? और प्रोडक्शन डेज भी ऊपर गिवन थे हमें, यहाँ से हम प्रोडक्शन डेज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना? ये हमें कैलकुलेट करना है। डिमांड फोरकास्ट भी हमें ऊपर गिवन है, तो डिमांड फोरकास्ट भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डिमांड फोरकास्ट के कॉलम में आके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जनवरी के महीने में कितने दिन काम होगा? 22 दिन, और हर दिन प्रोडक्शन कितने यूनिट की होगी जी? 50 यूनिट की। तो 22 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से कितना आएगा जी? आप साथ में कैलकुलेशन करके देखते रहें, 1100 आंसर आएगा। फरवरी के महीने में 18 यूनिट हैं, 18 यूनिट, 18 दिन है, सॉरी 18 दिन है। 18 दिन में अगर 50 यूनिट की प्रोडक्शन होगी तो कितने यूनिट्स बनेंगे? 900, ठीक है जी। मार्च के महीने में 21 दिन है, 21 दिन के अंदर अगर हम हर दिन 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन करेंगे तो कितनी प्रोडक्शन होगी जी? 1050। यहाँ पर भी 1050, 22 दिन के अंदर होगी 1100 और 20 दिन के अंदर होगी 1000, ठीक है जी। तो स्ट्रेटजी ये है कि हमने हर दिन कितनी यूनिट की प्रोडक्शन की? 50 यूनिट्स की, ठीक है ना? हमने चेंज नहीं की, हम लेवल स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, कांस्टेंट वर्कफोर्स पे चल रहे हैं, तो हमने 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन की है। अच्छा जी, अब ज़रा समझने की बात ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री तो ज़ीरो थी, ये बात भी ज़हन में रखनी है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? ज़ीरो थी। जनवरी के महीने में हमारे पास डिमांड फोरकास्ट कितनी थी? 900, लेकिन हमने प्रोडक्शन कितनी यूनिट की कर ली है? 1100 की। तो हमने डिमांड से ज़्यादा की प्रोडक्शन कर ली है, तो हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री हो जाएगा 200, क्योंकि हमने 200 यूनिट प्रोडक्शन ज़्यादा की है, ठीक है ना? और अगर 200 यूनिट की चेंज होगा इन्वेंट्री के अंदर तो एंडिंग इन्वेंट्री भी 200 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो इन्वेंट्री थी, 200 यूनिट का इजाफा हो गया, तो एंडिंग इन्वेंट्री भी कितनी हो जाएगी? 200। अब आते हैं अगली रो में। फरवरी के महीने के अंदर आपने प्रोडक्शन की 900 की, लेकिन डिमांड कितनी थी? 700 की, तो आपने 200 यूनिट यहाँ पे भी ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है ना? तो पहले से 200 यूनिट पड़े हुए थे जनवरी में, 200 यूनिट का मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया, तो यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तीसरे महीने में क्या हुआ जी? आपने 1050 यूनिट की प्रोडक्शन की, लेकिन डिमांड कितनी थी? आपके पास 800 यूनिट्स की, तो आपने यहाँ पे 250 यूनिट का इज़ाफ़ा होगा और एंडिंग इन्वेंट्री 400 प्लस 250 ये हो जाएगी 650 यूनिट्स, ठीक है ना?
अब यहाँ पे एक मसला हुआ अप्रैल के महीने में आके कि आपके पास डिमांड है 1050, सॉरी आपने प्रोडक्शन की है 1050 यूनिट की, लेकिन डिमांड ज़्यादा है। डिमांड कितनी है? 1200 यूनिट की। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से कम हुई है। तो इसका मतलब है जो कमी होगी वो इन्वेंट्री से पूरा करेंगे। तो कितने यूनिट कम बने हैं जी? 150 यूनिट कम बने हैं ना। 1200 में से अगर 1050 को माइनस कर दिया जाए तो कितने बचते हैं जी? 150। तो 150 यूनिट कम बने तो 150 यूनिट इन्वेंट्री में कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -150, और 650 में से -150 हुए तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी? 500। ठीक है जी। अब यहाँ पर हो रहे हैं कि प्रोडक्शन तो हो रही है 1100 यूनिट की, लेकिन जो है यहाँ पे डिमांड कितनी है? 1500 यूनिट की। इसका मतलब है 400 यूनिट आपने कम बनाए हैं। तो 400 यूनिट की कमी हो जाएगी आपके इन्वेंट्री में, और आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी? 100 यूनिट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है और डिमांड कितनी है जी? 1100 यूनिट्स की है। इसका मतलब है 100 यूनिट्स की कमी है। तो 100 यूनिट इन्वेंट्री में कम हो जाएंगे। तो 100 यूनिट, 100 माइनस 100, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी? अब जरा एक बात जरा समझने की जरूरत है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास। ये हम टोटल का कॉलम बना लेते हैं आखिर में एक। प्रोडक्शन डेज तो टोटल 124 थे हमारे पास। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये तो वो डेटा है जो कि मैंने आपके क्वेश्चन में गिवन था। तो ये टोटल डिमांड कितनी थी? 6200। अगर आप इसको टोटल करें ना तो ये भी 6200 ही बनेगा। ठीक है ना। तो मैंने टोटल प्रोडक्शन भी कितनी की है? 6200 यूनिट की। और टोटल डिमांड भी कितनी थी? 6200 यूनिट की। ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी, लिहाजा एंडिंग इन्वेंट्री भी जीरो, क्योंकि मैंने कोई एक्सेस प्रोडक्शन की ही नहीं है। ठीक है ना। और कोई इन्वेंट्री भी नहीं थी, और जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्शन की है। तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो जीरो आएगी। अच्छा जी, अब इस एंडिंग इन्वेंट्री के कॉलम को अगर हम सम करते हैं तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 1850 यूनिट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमने 6 महीने के अरसे में 1850 यूनिट अपने वेयरहाउस के अंदर होल्ड किए। ठीक है ना, होल्ड किए। ठीक है ना। अब इस प्लान की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन कॉस्ट से पहले हमें लेबर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन फॉर द लेबर, कंप्यूटेशन फॉर लेबर। ठीक है जी। प्रोडक्शन बाय वन लेबर, प्रोडक्शन बाय वन लेबर। प्रोडक्शन बाय वन लेबर का क्या मतलब है कि एक लेबर एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकता है। तो एक बंदा एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है। ठीक है ना, 8 घंटे काम करता है। और एक यूनिट बनने के अंदर टाइम कितना लगता है, जो कि डेटा में हमें गिवन था 1.6 आवर्स। एक बंदा एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है और एक यूनिट बनने के अंदर 1.6 आवर लगते हैं। तो इसका मतलब है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स पर डे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एक लेबर दिन में 8 घंटे काम करेगा तो 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन देगा। 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन देगा एक दिन के अंदर एक लेबर। ठीक है ना। लेकिन हम इस प्लान के अंदर रोजाना कितने यूनिट्स बना रहे थे? 50। ठीक है ना। तो हम रोजाना कितने यूनिट बनाते थे? लेबर रिक्वायर्ड फॉर 50 यूनिट्स पर डे। तो हम 50 यूनिट्स बना रहे थे, और एक लेबर एक दिन के अंदर कितने यूनिट बना सकता है? 5। तो उसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो ये आ गया 10 लेबर्स। ठीक है ना। यानी कि रोजाना 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए हमें कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी जी? 10 लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोजाना हम 10 लेबर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको चेंज नहीं करेंगे। पूरे के पूरे 124 दिन आपके 10 लेबर काम कर रहे होंगे रोजाना। ठीक है। तो ये है हमारे पास लेबर्स, कंप्यूटेशन फॉर द लेबर्स। अब आ जाते हैं हम फाइनली कॉस्ट के ऊपर। एक कॉलम बना लेते हैं छोटा सा, दो। ठीक है ना। तो रेगुलर
लेबर टाइम। अच्छा, रेगुलर लेबर टाइम का मतलब ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी की अंदर जो भी लेबर काम कर रही है उसकी कॉस्ट, ठीक है ना? इसमें ओवर टाइम शामिल नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहीं भी ओवर टाइम का इस्तेमाल तो किया नहीं है, ठीक है ना? अब ज़रा समझने की बात ये है कि आपके रोज़ाना 10 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है जी? 10 वर्कर काम कर रहे थे, कितने दिन काम किया उन्होंने? 124 दिन काम किया, ठीक है ना? और 124 दिन जब उन्होंने काम किया तो आप एक दिन को उनको कितना पे कर रहे थे? आप एक दिन को उनको $80 पे कर रहे थे क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि आप एक दिन के अंदर उसको कितने एवरेज पे रेट आपका एक लेबर का कितना है? 80 पर डे है। तो हमने रेगुलर लेबर टाइम कैसे निकाला? 10 लेबर थे, कितने दिन काम कर रहे थे? 124 दिन, और एक दिन का पे रेट कितना था? 80, ठीक है ना? तो ये हो गया जी हमारे पास 10 लेबर्स multiply by 124 days multiply by 80 $80 पर डे। ये कितना आया जी? ये आ गया हमारे पास 99,200 $99,200 आ गया, ठीक है ना? रेगुलर लेबर टाइम कॉस्ट। और किस चीज़ की कॉस्ट लगी जी? यहाँ पे हमारे पास लगी होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री होल्ड हुई। कितनी इन्वेंट्री होल्ड हुई जी? ये एंडिंग इन्वेंट्री का जो कॉलम हमने पूरा जो वर्किंग की थी ना, यही निकालने के लिए। कितनी इन्वेंट्री होल्ड हुई? 1850 यूनिट होल्ड हुए। 1850 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई $80। और एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी? ये ऊपर डेटा में गिवन थी। कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रहा था? $5 पर यूनिट, ठीक है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे $5 पर यूनिट से। ये आ जाएगा जी हमारे पास कितना? 9,250, ठीक है। टोटल कितना हो गया जी? टोटल हो गया, ये कितना हो गया जी? टोटल 108,450, 108,450 ठीक है ना? तो ये इस प्लान की टोटल कॉस्ट है। अच्छा जी, ये लेबर स्ट्रेटेजी थी। लेबर स्ट्रेटेजी के अंदर जाहिर सी बात है आपकी लेबर काम कर रही है, तो लेबर की कॉस्ट लगी और होल्डिंग कॉस्ट लगी, ठीक है ना? दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट कितनी लगी जी? 108,400, ठीक है ना? तो अब ये तो हो गई बात हमारे पास कि अगर प्लान 1 इम्प्लीमेंट होता है तो ये कॉस्ट लगेगी, ठीक है जी? अच्छा जी, तो अब ये है कि मैं इस रो को, ये डेटा है मेरे पास, इसमें से मैं इस रो को मैं बोल्ड कर रहा हूँ। क्यों बोल्ड किया है ये मैं अभी आगे लिख के बताऊंगा, क्योंकि अब मैं प्लान 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लान 2 कांस्टेंट वर्कफोर्स विद इन, वर्कफोर्स की स्पेलिंग जरा गलत हो गई, विद इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इस प्लान का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये प्लान यहाँ पे हमारा एंड हो गया, इस प्लान की कॉस्ट निकल आई है। इस प्लान का मतलब क्या हो गया कि हम पार्शियली प्रोडक्शन खुद करेंगे और पार्शियली आउटसोर्स करेंगे, ठीक है ना? इस प्लान का मतलब ये कांस्टेंट, जो हम पार्शियल प्रोडक्शन खुद करेंगे उसके अंदर हमारी कांस्टेंट वर्कफोर्स रहेगी, उसके अंदर हम हायरिंग एंड ले ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ क्वांटिटी सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे भी दे देंगे। अब फैसला इस बात पे करना है कि हमें कितनी क्वांटिटी खुद बनानी है और कितनी क्वांटिटी हमें आउटसोर्स करनी है। अब फैसला इस बात का करना है, ठीक है ना? अब इसके बाद का फैसला इस बात पे होगा कि आपने ये देखना है कि पर डे डिमांड सबसे मिनिमम कहाँ है। सबसे मिनिमम यहाँ पर है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया था। सबसे मिनिमम मार्च के महीने में, ठीक है ना? तो 38 यूनिट पर डे आपने बनाने हैं मार्च के महीने में। तो हम एज्यूम ये करेंगे कि हम रोजाना 38 यूनिट्स की प्रोडक्शन करेंगे और बाकी यूनिट्स हम आउटसोर्स कर देंगे। भाई हमने एवल्यूएशन की थी कि हमारी डेली डिमांड कितनी है? 50, लेकिन हम रोजाना बनाएंगे कितने?
38, बाकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में दे देंगे। ठीक है जी। तो हमने ये हमारा प्लान 2 है। इससे होगा क्या, इससे हमारी होल्डिंग कॉस्ट बच जाएगी, ये भी आगे चल के देखते हैं। ठीक है जी। अब हुआ ये कि यहाँ पे हम निकालेंगे कि हम पहले निकालेंगे इन हाउस प्रोडक्शन, कि हम खुद प्रोडक्शन कितनी करेंगे। इन हाउस प्रोडक्शन हमारे पास टोटल डेज कितने थे, 124 डेज थे, और रोजाना हम कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करेंगे जी, रोजाना हम 38 यूनिट्स की प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा जी, तो इसके अंदर आप साथ में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो 4712 यूनिट्स हम इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे हम, ठीक है ना। सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट्स वो कितने होंगे जी, टोटल डिमांड कितनी थी 6200, जिसमें से हम खुद कितने बना रहे हैं 4712, ठीक है ना। तो बाकी कितने बचे जी 1488 यूनिट्स। तो ये 6200 में से 4712 यूनिट्स हम ये हम इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, और ये क्वांटिटी हम आउटसोर्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी कहलाती है, इसको हम आसान ज़बान में हाइब्रिड स्ट्रेटजी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है कि हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशन फॉर लेबर करते हैं पहले, क्योंकि हमारी अपनी लेबर काम कर रही है, तो कंप्यूटेशन फॉर लेबर तो होगा, कंप्यूटेशन फॉर लेबर, ठीक है जी। तो रोजाना कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है, 38 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक बंदा एक दिन के तक कितने यूनिट की प्रोडक्शन करता है जी 5 यूनिट्स की। तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 7.6 लेबर। जितनी प्रोडक्शन आपने खुद करनी है इसके लिए 7.6 लेबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो 38 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, करके भी देख लेते हैं एक मरतबा आपके सामने कैलकुलेटर पे। तो 38 यूनिट्स हैं डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ रहा है जी 7.6, 7.6 यानी कि 7.8 लेबर, 7.6 लेबर चाहिए होंगे हमें, ठीक है नहीं। अब हम डायरेक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, तो एक कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पर 2 का, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कॉस्ट है, रेगुलर लेबर टाइम, रोजाना कितने वर्कर काम कर रहे थे जी 7.6 वर्कर काम कर रहे थे, कितनी डेज तक काम कर रहे थे 124 डेज तक काम कर रहे थे, 7.6 वर्कर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 124 डेज थे, और एक दिन का आप पे कितना कर रहे थे जी इनको, आप $80 पे कर रहे थे, मल्टीप्लाई करने के बाद 75,392, ठीक है जी। दूसरी कौन सी कॉस्ट इंप्लीमेंट होगी इसमें, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, ठीक है जी। कितने यूनिट हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर डाले जी 1488, ये जो हमने निकाले यहाँ पर 1488 यूनिट्स हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर डाले, मल्टीप्लाई बाय कितनी कॉस्ट थी जी पर सब कॉन्ट्रैक्टिंग की $20, हमें ऊपर डेटा में गिवन है कि हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कॉस्ट कितनी है $20 पर यूनिट, ठीक है ना। तो $20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बाद आंसर कितना आ रहा है जी 29,760, ठीक है जी। तो ये आ गया इसका आंसर डॉलर में, और ये आ गया इसका आंसर डॉलर में। तो यहाँ पे हम आगे इसको टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद
जो हमारे पास आंसर आ रहा है 105,152। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास सेकंड प्लान। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गए दो प्लान की कॉस्ट ना, दो प्लान हमने एवलुएट कर लिए। अच्छा जी, तो पहले प्लान में हमने क्या किया कि कांस्टेंट वर्कफोर्स हम कर रहे थे, तो कांस्टेंट वर्कफोर्स के ऊपर हम काम कर रहे थे। दूसरे प्लान के अंदर हमने कांस्टेंट वर्कफोर्स विद इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रेटजी कहते हैं। तीसरा प्लान हम बनाएंगे जो कि होगा हमारे पास चेज स्ट्रेटजी, यानी कि प्लान 3, हायरिंग एंड ले ऑफ, हायरिंग एंड ले ऑफ, यानी कि हम इसको चेज स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इस प्लान में होगा क्या कि इस प्लान में हम ये करेंगे कि हमारे पास जितनी डिमांड होगी उतनी ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम कुछ कॉलम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बल्कि ये पूरा टेबल ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से डिमांड। ठीक है ना, इसमें से हमें मंथ चाहिए, फोरकास्टेड डिमांड चाहिए, प्रोडक्शन डेज हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कॉलम। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे हमें 4 कॉलम और चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम लिखेंगे बेसिक कॉस्ट, इसके बाद हम लिखेंगे हायरिंग कॉस्ट, इसके बाद हम लिखेंगे ले ऑफ कॉस्ट, इसके बाद हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, बेसिक कॉस्ट निकालने का तरीकेकार मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। बेसिक कॉस्ट। अच्छा जी, अब देखें जी, पहले मंथ की डिमांड कितनी है, 900 यूनिट। ठीक है ना, तो 900 यूनिट की डिमांड है, मल्टीप्लाई, एक यूनिट बनने में कितना टाइम लगता है, 1.6 लेबर आवर लगते हैं। ठीक है ना, तो 900 यूनिट्स हो गए और 1.6 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनने में। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 यूनिट्स के रिक्वायर्ड आवर्स आ जाएंगे, कितने, 900 यूनिट करने के लिए कितने हमें आवर्स चाहिए, मल्टीप्लाई बाय आप एक यूनिट का पे कितना करते हैं। ठीक है ना, आप एक आवर का पे कितना करते हैं, $10 आप एक आवर का पे करते हैं। ठीक है ना, तो $14,400 बेसिक कॉस्ट आ जाएगी आपकी, 14,400। ठीक है ना, इसी तरीके से 700 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं 700 लिख देता हूँ। 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11,200। ठीक है ना, तो मैं ये वैल्यू सारी लिख देता हूँ, 11,200 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और तीसरे में 12,800, अप्रैल में 19,200, और मई में 24,000। ठीक है जी, और जून में 17,600। अच्छा जी, ये तो है बेसिक कॉस्ट, और मजे की बात ये है, इसका सम करके देखिए ये 99,200 आएगा। और यही जो है कॉस्ट आपके प्लान 1 के अंदर रेगुलर लेबर टाइम की भी थी, रेगुलर लेबर टाइम की कॉस्ट, क्योंकि ये भी बेसिक कॉस्ट ही थी। यहाँ पे कंप्यूटेशन का तरीकेकार अलग था, यहाँ पे हमने इंडिविजुअली निकाला है, ये लेंथी प्रोसीजर हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने हर पीरियड की हायरिंग एंड ले ऑफ निकालनी है, इस वजह से हमने ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किया। अच्छा जी, पहले पीरियड के अंदर हायरिंग हो रही है ना ले ऑफ हो रही है, तो जो बेसिक कॉस्ट होगी वही हमारी टोटल कॉस्ट होगी। अच्छा जी, अब जरा बात को समझने की जरूरत है यहाँ पर, जब जनवरी से हम फरवरी गए तो पर डे डिमांड डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। ठीक है ना, कितने यूनिट से डिक्रीज हुई, 39 यूनिट से, यानी कि
फरवरी के अंदर हम रोजाना कितने यूनिट बनाएंगे? 39। पहले कितने बना रहे थे? 41। अब फरवरी के महीने में 39 यूनिट्स बनाएंगे, यानी कि हमने 2 यूनिट्स का हमने कमी कर दी है। तो 2 यूनिट्स की हम जब हम कमी करते हैं तो ले ऑफ की कॉस्ट लगती है। तो 2 यूनिट्स के ऊपर ले ऑफ की कॉस्ट रहेगी, और ले ऑफ की कॉस्ट है कितनी? 600 थी, डेटा में ऊपर गिवन थी। तो 1200 की एक्सेस कॉस्ट रहेगी हमारे पास फरवरी के महीने में। तो 1200 प्लस 11,200, ठीक है ना? तो ये हो गया 12,400 टोटल कॉस्ट, ठीक है ना? अच्छा जी, जब हम फरवरी से मार्च में मूव हुए तो फरवरी में कितने यूनिट बनाए थे हम? रोजाना 39। मार्च में अब कितने बनाएंगे? 38। तो कमी कर रहे हैं या ज्यादती कर रहे हैं? हम कमी कर रहे हैं 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट के ऊपर ले ऑफ की कॉस्ट लगेगी, तो 600 की ले ऑफ कॉस्ट लगेगी। यहाँ पर 600 प्लस 12,800, ये 128, 12,800 प्लस 600, ठीक है जी। ये हो गया 13,400, ठीक है जी। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अब आप आ गए हैं 38 यूनिट बना रहे थे मार्च में, अब अप्रैल में कितने बनाएंगे? 57, ठीक है ना? तो कितने यूनिट का इजाफा कर दिया आपने अप्रैल के महीने में? आपने 19 यूनिट का इजाफा कर दिया, ठीक है ना? 58, 38 के अंदर 19 ऐड करेंगे तो 57 बनेगा। तो अब यहाँ पे ले ऑफ की कॉस्ट नहीं रहेगी, अब यहाँ पे हायरिंग की कॉस्ट रहेगी 19 यूनिट पे, और हायरिंग की कॉस्ट कितनी है? 300। कितने हो गए जी? 19 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,700। 5,700 की ले ऑफ की हायरिंग की कॉस्ट बन गई। जब 5,700 तो 24,900 यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे 57 से 68 पे आप आ गए हैं, तो आपने कितने यूनिट का इजाफा किया जी? आपने 11 यूनिट का इजाफा किया। तो 11 यूनिट के ऊपर हायरिंग की कॉस्ट लगेगी, ठीक है ना? तो 11 यूनिट से हायरिंग की कॉस्ट लगेगी, तो 11 300, तो ये हो गया 33। 3300 प्लस 24,000 कितने हो गए? 27,300, 27,300, सॉरी फोन लिख दिया मैंने, 300, ठीक है ना? लास्ट पीरियड की बात करते हैं जी। 68 से आप आ गए 55 पे, तो कितने यूनिट्स की कमी कर दी आपने? 13 यूनिट्स की कमी कर दी। अब ये ले ऑफ की कॉस्ट लगेगी यहाँ पे 13 यूनिट से। कितनी कॉस्ट है पर यूनिट? 1600। तो ये कितनी हो गई? 7,800, 7,800, ठीक है। 7,800, 7,800 प्लस 17,600, ये हो गया 25,400, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट है हमारे पास इंडिविजुअल मंथ वाइज। इसका हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 117,800, डेट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लान 3, हायरिंग एंड ले ऑफ की कॉस्ट। हायरिंग को टोटल कर लेते हैं जी। हम करते हैं प्रोडक्शन ले ऑफ की कॉस्ट को, जब हम करते हैं तो ये बनेगी 9,600। हायरिंग की कॉस्ट को अगर हम टोटल करते हैं तो ये बन रही है 9,000, ठीक है। तो बेसिक कॉस्ट कितनी थी जो कि हमने प्रोडक्शन पे की? 99,200। और ये जो दो कॉस्ट हमारे पास इंप्लीमेंट हुई है 9,000 प्लस 9,600, ये आपके पास चेज स्ट्रेटजी की वजह से इंप्लीमेंट हुई, जिसकी वजह से 99,200 से कॉस्ट बढ़ के 1,17,800 पे चली गई, ठीक है जी। तो ये है थर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है जी। अब जरा एवल्यूशन करते हैं कि फर्स्ट स्ट्रेटजी पे, फर्स्ट प्लान पे कितनी कॉस्ट आई थी जी? 108,415। सेकंड प्लान के ऊपर कितनी आई थी? 105,152। थर्ड पे कितनी आ रही है? 117। तो मेरे हिसाब से द लोएस्ट कॉस्ट जो आ रही है, लोएस्ट कॉस्ट इज 105,000, कितनी थी? 105,152। द बेस्ट प्लान इज प्लान टू द constant
वर्कफोर्स विद इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये एक एवोल्यूशन थी, ठीक है जी। अब इसके रिगार्डिंग और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर वो ओपनिंग इन्वेंटरी भी दे देता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं वीडियोस बना के डाल दूंगा, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा कि सर जी ये तो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से हम एक बेस्ट प्लान की एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने इसके अंदर तीनों काम किए, हमने चेस स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट करके देखी, हमने हाइब्रिड भी करके देखी, हमने लेवल भी करके देखी, ठीक है ना। तो तीनों स्ट्रेटजीज के अंदर से हमने जब कॉस्ट उसकी कैलकुलेट की तो हमें देख नजर ये आया कि जो बेसिक मिनिमम कॉस्ट है वो हमें मिली सब प्लान टू के ऊपर, जो कि सबसे मिनिमम थी, जो कि सबसे मिनिमम थी। और इसीलिए हमने बेस्ट प्लान किसको कहा, प्लान टू को कहा, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एग्रीगेट प्लान जो कि आज ख़त्म हुआ है। और अब आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए एग्रीगेट प्लान को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि प्रॉब्लम लंबी थी, ठीक है ना। तो आपने चैनल के साथ टच में रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद जो है यहाँ पे आपको मज़ीद अच्छा कंटेंट इंशाल्लाह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।